ओके, एस्टिमेशन थ्योरी हमारा आज का टॉपिक है और मे बी ये हमारा नेक्स्ट क्लास तक जो है ये कंटिन्यू रहे. ओके, व्हाट इज estimation? First of all, there are some definitions uh, such as estimate, estimator, estimation, estimate, estimator, estimation. And what is the difference between all these terms? Okay, estimate is known as an unknown value, which has to be computed about population. पॉपुलेशन की कोई भी अननोन वैल्यू, पॉपुलेशन की कोई भी अननोन वैल्यू जिसको हम कंप्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट, इज नोन एज एस्टिमेट. फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन मीन, अगर कोई हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा गिवन होता है, तो अगर हम उसमें पॉपुलेशन का मीन कंप्यूट करते हैं तो वो हमारे पास एस्टिमेट कहलाता है. पॉपुलेशन वेरिएंस, population variance, population standard deviation, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें जो है इनको हम कंप्यूट करते हैं डाटा के अंदर. जो भी पॉपुलेशन की वैल्यू होती है उसको जब हम कंप्यूट करते हैं डाटा में, दैट इज नोन एज एस्टिमेट. एंड व्हाट इज एस्टिमेटर? A tool, formula, technique which is used to compute the estimate value. मतलब इस वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए जो भी हम फार्मूला, जो भी टूल, जो भी टेक्निक हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज एस्टिमेटर. इसको कंप्यूट करने के लिए जो भी फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज नोन एज एस्टिमेटर. एंड व्हाट इज एस्टिमेशन? A complete प्रोसीजर या फील्ड कह लें इसको, in which we compute the estimate value with the help of estimator. मतलब वो एक पूरी फील्ड जिसके अंदर हम किसी पॉपुलेशन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं थ्रू दिस फार्मूला, उस पूरी फील्ड को हम कहते हैं एस्टिमेशन. तो एस्टिमेट आपकी पॉपुलेशन की अननोन वैल्यू हो गई, एस्टिमेटर वो फार्मूला है जो इसको कंप्यूट करेगा, और एस्टिमेशन पूरी फील्ड जिसके अंदर आप किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, पॉपुलेशन की किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, और बाय यूजिंग कोई भी अच्छा सा फार्मूला उसके लिए चूज करके. तो इस पूरी फील्ड को हम कहते हैं दैट इज नोन एज एस्टिमेशन. तो इस फील्ड का नाम है एस्टिमेशन. एग्जांपल देखिएगा इसकी. सपोज ये आपके पास कोई पॉपुलेशन गिवन है,
सपोज ये आपके पास कोई पॉपुलेशन के पॉइंट गिवन है, मुझे इसका मीन कंप्यूट करना है। मुझे इस पॉपुलेशन का मीन कंप्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक फार्मूला सिलेक्ट करूंगा, समेशन x अपॉन n। फिर मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दूंगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5। तो मेरे पास म्यू का आंसर आपके पास आ जाएगा 5, 3। ये पॉपुलेशन का डाटा है मेरे पास, मैंने इसका मीन कंप्यूट करना था, मैंने फार्मूला सेलेक्ट किया, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल दिया 3। सो दिस 3 इज नोन एज एस्टिमेट वैल्यू। ये आपकी एस्टिमेट है, आपने पॉपुलेशन का मीन कंप्यूट किया है, दिस इज अननोन, आपने इसको एस्टिमेट किया, इसको कंप्यूट किया, दिस इज नोन एज एस्टिमेट वैल्यू। ये पॉपुलेशन की एस्टिमेट वैल्यू, ये वाली डेफिनेशन। एंड इस एस्टिमेट को आपने कैसे कंप्यूट किया, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इसको हम कहते हैं एस्टिमेटर। ये एस्टिमेटर मतलब ये वाली वैल्यू आपने पॉपुलेशन की कंप्यूट की, दिस इज नोन एज एस्टिमेट। ये फार्मूला आपने यूज किया इसको कंप्यूट करने के लिए, दिस इज नोन एज एस्टिमेटर। एंड कंप्लीट प्रोसीजर, ये आपका जो कंप्लीट प्रोसीजर है जिसके अंदर आपने अपने पॉपुलेशन की वैल्यू को एस्टिमेट किया, पॉपुलेशन की वैल्यू को एस्टिमेट किया बाय यूजिंग अ सूटेबल मेथड। इस पूरी फील्ड को जिसके अंदर आपने वैल्यूज को उठा के फार्मूले पुट किया, उसको सॉल्व किया, फार्मूले को सिलेक्ट करके, और फिर उसके बाद वैल्यूज को कंप्यूट किया, दिस कंप्लीट प्रोसीजर, दिस कंप्लीट फील्ड इज नोन एज एस्टिमेशन। उस पूरे मेथड को हम कहते हैं एस्टिमेशन। उस मेथड के अंदर हमारे पास कोई डाटा था, हमने उस डाटा को देखकर उसकी एक अननोन वैल्यू पॉपुलेशन मीन को कंप्यूट किया, उसको कंप्यूट करने के लिए हमने एक फार्मूला सेलेक्ट किया, फार्मूला सेलेक्ट करने के बाद वैल्यूज को उठा के उसमें पुट किया, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, पॉपुलेशन का मीन हमारे पास आ गया, पॉपुलेशन का मीन इज नोन एज एस्टिमेट वैल्यू, फार्मूला इज नोन एज एस्टिमेटर, and whole procedure is known as estimation, and our topic is estimation theory। हमारा ये टॉपिक है, मतलब हमने अपने टॉपिक में क्या काम करना है, ये सारा काम करना है। तो इट इज डन बाय टू मेथड, फिर हमारे पास एस्टिमेशन की टेक्निक्स हैं, इट इज डन बाय टू मेथड। इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक है जिनके रिस्पेक्ट से हम ये पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं। वो दो टेक्निक क्या है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। एस्टिमेशन टेक्निक्स, टू टेक्निक्स होती हैं इसकी, एक हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट, और एक को हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स सपोज मैंने आपको कोई भी असाइनमेंट दिया, लेट्स सपोज मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे जिसको आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट कराया था। आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इस चीज को गौर से समझिएगा, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट में डिफरेंस क्या है, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर इनकी तरफ आऊंगा। तो एग्जांपल को गौर से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे।
मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया, जैसे मैं देता रहता हूँ आपको, मैंने आपको कोई असाइनमेंट दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जाहिर बात है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असाइनमेंट्स के अंदर, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मतलब उनके सॉल्यूशन, तो आपको एक आइडिया नहीं होता कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। सिंपल सी बात है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उससे आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि आपने जो मेथड उस पे अप्लाई किया है वो तो सही है, बट उसका जो आंसर आ रहा है एंड पे, वो पता नहीं सही है या गलत है। जैसे कुछ स्टूडेंट से डिमांड भी कहते हैं ना कि सर आपने वो क्वेश्चन तो दे दिए, उनके आंसर नहीं दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है। मतलब कोई तो एक ऐसा की होनी चाहिए ना जिसको हम चेक करके ये चेक कर सकें, कि बता सकें कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो अगर अगर किसी क्वेश्चन का सपोज इन डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर कोई एक क्वेश्चन ऐसा है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए 15। बहुत सारे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसका आंसर ये आना चाहिए। अब डिफरेंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किसी का आंसर आ रहा है 14.9, किसी का आंसर आ रहा है 14.99, किसी का आंसर आ रहा है 14.5, किसी का आंसर आ रहा है 14.8, किसी का आंसर आ रहा है 14.75। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं उसके, डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, एग्जैक्ट ये नहीं आ रहा। और मैंने कहा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक स्टूडेंट का आंसर ये आ रहा है, किसी 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 का आंसर ये आ रहा है। मुझे चेक करवा रहे हैं सर ये आंसर, और मैं सबको रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं 15 आना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 15 आना चाहिए आंसर। अब स्टूडेंट बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जान लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये आंसर आ जाए, और वो आ नहीं रहा। कोई ले दे के कोई एक बहुत देर के बाद कोई एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि सर मेरा आंसर जो है वो 15 आ गया। मैं कहता हूँ कि आपका असाइनमेंट सही है, बाकी सबका गलत है, क्योंकि सबका आंसर 50 नहीं आया। अब मैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। अब मैं स्टेटमेंट ये देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप असाइनमेंट को सॉल्व करें, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपका जो आंसर है, आंसर जो है वो आपका 13 से लेकर इनके बीच में आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि आपका आंसर सेट 15 होगा तो मैं आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज आपका असाइनमेंट रिजेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर 13 और 16 के बीच में आता है तो मैं आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लूंगा। अदरवाइज अगर 16 से अबव आते आंसर या 13 से बिलो आते आंसर तो मैं आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दूंगा। आपके असाइनमेंट का आंसर इसके अंदर अंदर आना चाहिए। अब 13 और 16 के बीच में जो है मेरे पास बहुत सारी वैरायटी आ गई आंसर को चेक करने। मींस ये सारे आंसर जिनको मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था, ये सारे के सारे आंसर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएंगे। मतलब 14.8 भी इनके बीच में आ जाएगा, 14.5 भी इनके बीच में आ जाएगा, 14.75 भी इनके बीच में आ जाएगा, 14.9 भी इसके बीच में आ जाएगा, 14.99 भी इसके बीच में आ जाएगा, 15 भी इसके बीच में आ जाएगा। मतलब ये सारे स्टूडेंट्स के आंसर जो है ना इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगे। और जब मैं बात करता 15 तो मोस्टली स्टूडेंट का असाइनमेंट गलत हो रहा था। कोई ले दे के एक आध स्टूडेंट ऐसा था जिसका असाइनमेंट बिल्कुल सही था, क्योंकि उसका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर गया। इसको हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट, इसको हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। इसमें हम इंटरवल बना देते हैं, हम एक गैप बना देते हैं, इंटरवल बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ हम बीच में थोड़ा सा गैप रख देते हैं अपने डिफरेंट आंसर को एक्सेप्ट करने के। और यहाँ पर कोई गैप नहीं होता, कोई इंटरवल नहीं होता, कोई ग्रुप नहीं होता, कोई लीनियंसी नहीं होती, डायरेक्ट एक पॉइंट हो जिसको आपने सॉल्व करना है। अगर वो पॉइंट आंसर आ जाते हैं तो दैट इज एक्सेप्ट योर असाइनमेंट्स, और अगर आपका आंसर उसके इक्वल नहीं आता तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। और इस केस में इस रेंज के अंदर अगर आपका आंसर लाई कर रहे हैं तो आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, अदरवाइज रिजेक्ट।
ये 2 एग्जांपल आपके सामने। अब इस एग्जांपल को देख के आप खुद डिसाइड करें कि इन दोनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। नो डाउट इंटरवल एस्टिमेशन। मतलब इसके अंदर आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत कम। मतलब अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है तो इस केस में आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाए उसके बहुत कम चांसेस हैं। इस केस में आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाए उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद एस्टिमेशन थ्योरी है, इसके बाद हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे। ये तीनों टॉपिक जो है ना वो प्योरली रिसर्च के टॉपिक्स हैं। जब कोई स्टूडेंट रिसर्च करते हैं ना तो ये तीनों टॉपिक उसके सामने घूम फिर के आ रहे होते हैं। मतलब आपने कोई रिसर्च वर्क किया और आपका सुपरवाइजर आपको ये बता रहा है कि आपके रिसर्च का आंसर एग्जैक्ट ये आना चाहिए, और एक सुपरवाइजर बता रहा है कि आपके रिसर्च का आंसर जो है वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए। तो जाहिर बात है जब कोई स्टूडेंट काम करके आता है, जब कोई स्टूडेंट असाइनमेंट सॉल्व करके आता है तो उसके माइंड में क्या होता है कि उसके आगे जो टीचर उसको चेक करने वाला है या उसका जो सुपरवाइजर है वो उसके काम को एक्सेप्ट कर ले। ये हमारे माइंड में होता है ना। हम जो भी असाइनमेंट टीचर वो एक्सेप्ट करेगा, टीचर वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करके उसके पूरे पूरे मार्क्स मुझे देते हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। मतलब हमारे माइंड में ये होता है। तो इस केस में उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस केस में उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए पॉइंट एस्टिमेट को जो है हम बैड हैबिट कहते हैं, इसको हम अवॉइड करते हैं यूज करने के लिए, इसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए। हम कोई भी रिसर्च वर्क करें ना, हम इंटरवल एस्टिमेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक वैरायटी होती है रेंज की, आंसर एक्सेप्ट होने की एक वैरायटी होती है, एक डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच में। और अगर हमारा माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो वो सारे डिफरेंस एक्सेप्ट हो जाएंगे। और पॉइंट एस्टिमेट में क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर हमारा आना चाहिए। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो हमारे सारे असाइनमेंट रॉन्ग है। तो इस केस में हमारा जो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया होता है बहुत कम चांसेस होते हैं, और इस एरिया के अंदर जो हमारा एक्सेप्टेंस का एरिया होता है उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम इसको सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने रिसर्च वर्क के अंदर। मतलब अगर हमने पॉपुलेशन का मीन कंप्यूट करना है, एस्टिमेट कर रहे हैं ना उसको, अगर उसको एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसको हम इसके रिस्पेक्ट से चेक करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा हम उसको प्रेफर करेंगे क्योंकि इसके एक्सेप्ट होने के चांसेस इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स को कि ये एक आपका टारगेट है। जैसे हम एक गेम खेलते हैं ना, बिल्कुल टारगेट को अचीव करने के लिए डार्ट होता है इस तरह का। इस तरह से एक डॉट होता है और उसको आप बिल्कुल थ्रो करते हैं इस टारगेट के ऊपर। अच्छा, अब जब आप इसको थ्रो करेंगे ना इस टारगेट के ऊपर, इस ब्लैक डॉट को हिट करने के लिए, इसको जब डॉट को फेंकेंगे इसको, तो ब्लैक डॉट बहुत कम पर्सन्स ऐसे होंगे जो एग्जैक्ट इस डॉट को ब्लैक डॉट पे हिट करेंगे, बहुत कम ऐसे होंगे। कोई 10 में से कोई एक आधा ऐसा पर्सन होगा जो इसको हिट कर जाएगा, बाकी हिट नहीं कर सकेगा। और उसके करस्पॉन्ड अगर आपसे ये कहा जाए कि ये बाहर वाला सर्कल है, इस बाहर वाले सर्कल के बाहर भी लगना चाहिए, इसके अंदर अंदर लगना चाहिए, फिर हो सकता है 10 के 10% इसको हिट कर जाए। मतलब यहां लग जाए, 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 इससे बाहर ना निकले। तो हो सकता है जितने भी पर्सन इसको निशाना करेंगे ना, सबके निशाने एक्सेप्ट हो जाए। और अगर कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक डॉट को हिट करना है तो हो सकता है कोई भी हिट ना कर सके, या हो सकता है कोई एक पर्सन उसको हिट कर ले, बाकी उसको हिट ना कर सके। तो ये वही केस हो गया कि अगर ब्लैक डॉट को हिट कर रहे हैं तो पॉइंट एस्टिमेट, और अगर आपको एक रेंज बता दी जाती है कि इस बाहर वाले सर्कल के अंदर अंदर आपका डॉट जो है वो किसी भी जगह पे हिट कर जाता है तो यू विल बी विन। तो फिर हो सकता है कि सारे पीपल जो भी इसको पर्सन जो है इसको हिट कर रहे हैं वो सारे के सारे विन कर जाए। इंटरवल एस्टिमेशन
इंटरवल में क्या होता है, हम एक रेंज बता देते हैं कि इस रेंज के अंदर अंदर। पॉइंट एस्टिमेट में सिर्फ एक पॉइंट होता है, इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास एक बहुत बड़ा रेंज होती है, लिमिट होती है कि इस लिमिट से बाहर होना चाहिए, इस लिमिट के अंदर होना चाहिए, जस्ट लाइक इन इन दो लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, इनसे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये है डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में हम किसी एक पॉइंट को फोकस करते हैं, इंटरवल एस्टिमेट के अंदर हम एक रेंज के अंदर अपने आंसर को जो है वो फोकस कर रहे होते हैं। एक वैरायटी होती है, एक रेंज होती है, एक लिमिट होती है, एक इंटरवल होता है, एक ग्रुप होता है। तो हम ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं और इसी के ही हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके नहीं करेंगे। इसको बस हम डेफिनेशन के हद तक याद रखेंगे कि ये एक भी मेथड होता है, मगर हम क्वेश्चन भी ज्यादा इसके करेंगे, फॉर्मूलाज भी सीखेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सीखे करेंगे। इसको जस्ट जस्ट डेफिनेशन के हद तक याद रखेंगे कि एस्टिमेशन की दो टेक्निक्स हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट, एक इंटरवल एस्टिमेट। तो नॉर्मली पॉइंट एस्टिमेट को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको ना डेटा की इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा की इंफॉर्मेशन हो ना, तो फिर आप पॉइंट एस्टिमेट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कम इंफॉर्मेशन है डेटा की, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर पॉइंट एस्टिमेट को यूज ना करें, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट आपके आंसर को गलत कर देगा। डेटा की आपके पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है ना, तो फिर आपके पास इंटरवल एस्टिमेट इज द बेस्ट मेथड। फिर आप इंटरवल एस्टिमेट को फोकस करें, उसको प्रेफर करें। ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब हम आते हैं इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर। इंटरवल एस्टिमेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे एस्टिमेशन इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। हम पॉपुलेशन के मीन का इंटरवल एस्टिमेट जो है वो कंप्यूट करेंगे। ये हमारा इंटरवल एस्टिमेशन के अंदर फर्स्ट टॉपिक हो गया, टू कंप्यूट द इंटरवल एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन मीन। हमने पॉपुलेशन के मीन का एक इंटरवल एस्टिमेशन कंप्यूट करना, उसको ड्रॉ करना। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होंगे, ठीक है। फिर उसके लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है आपके ग्रुप में दो पीडीएफ फाइलें सेंड की हैं, और उसमें से एक फाइल आपकी टेबल की है और एक फाइल में आपकी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वो हम आज देखेंगे। तो मैंने जेड टेबल भी आपको दोबारा रिसेंड किया है ग्रुप के अंदर। तो अब हमारे पास दो टेबल्स हो गई, एक जेड टेबल है और एक टी टेबल है, टी टेबल। तो इन दोनों टेबल का यूज हम अपने आज के टॉपिक भी करेंगे और नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक होगा उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। तो टी टेबल क्या है वो मैं आपको फिर अभी बता दूंगा कि टी टेबल क्या है, उसको कैसे यूज करें। तो जी टेबल और टी टेबल, ये दो टेबल मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए हैं, और उसके बाद एक और पीडीएफ फॉर्म में सेंड की है फाइल, जिसके अंदर आप अगर ओपन करेंगे तो उसमें आपको सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नजर आएंगे। और उन एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर आपके पास पॉपुलेशन के मीन को कंप्यूट करने का इंटरवल एस्टिमेशन हमें ड्रॉ करना है। तो सारे प्रॉब्लम जो है ना हमारे एक्सरसाइज के अंदर वो इसी के। ओके, एक और चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने आगे फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन जब हम किसी भी पॉपुलेशन के मीन का ड्रॉ कर होते हैं, या कोई भी रियल लाइफ के अंदर, कोई भी रियल लाइफ के अंदर हम कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं या कोई भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, उसमें हमारे पास एक मेन पॉइंट होता है जिसको हम अपने माइंड में रख रहे होते हैं, दैट इज आवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है हमारे माइंड के अंदर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं। सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको कोई टीचर असाइनमेंट देता है सॉल्व करने के लिए, और जब आप असाइनमेंट सॉल्व करके कंप्लीट करके सबमिट करते हैं,
सबमिट करवाते वक्त आपके माइंड में एक आपका कॉन्फिडेंस होता है। वो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आपने जो काम किया है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका टीचर, आपका सुपरवाइज़र आपका काम एक्सेप्ट कर लेगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम के हवाले से जब कोई एग्ज़ाम की डेट आती है, तो उस डेट से पहले-पहले हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि हमने उस एग्ज़ाम में पास होना होता है। अच्छा, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर हमारा एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हो रहा होता है। जैसे-जैसे हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, हमारे माइंड के अंदर हमारा एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड अप हो रहा होता है, जो हमें ये बता रहा होता है कि हम इस पेपर में पास हो जाएँगे या खुदा ना खास्ता फेल हो जाएँगे। मतलब हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस हमें ये बताता है कि हम इस पेपर में ईज़िली पास हो जाएँगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शॉर्टकट के चक्करों में रहते हैं, ये कर लो, ये मुश्किल है, ये छोड़ दो, ये टीचर नहीं देगा, ये टीचर नहीं देगा, टीचर ये क्वेश्चन देगा, मतलब इस कंडीशन में रहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लूज़ होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक कोने में ये भी पड़ा होगा कि अगर टीचर ने फलाँ टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया, तो वो टॉपिक मैंने छोड़ा। अगर वहाँ से क्वेश्चन दे दिया, तो फिर मैं पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर सकूँगा। मतलब वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होना शुरू हो गया, जहाँ पर उसने शॉर्टकट यूज़ किए। एक स्टूडेंट वो है जिसने पूरा ए टू ज़ी पूरा सिलेबस तैयार किया है। जो-जो टीचर ने क्लास में चीज़ें करवाई हैं, उसने सारा का सारा वर्क किया हुआ है। उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा। वो कह सकता है कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं उसको ईज़िली सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ अच्छे तरीके से तैयार की है। और एक वो स्टूडेंट है जो शॉर्टकट चक्करों में रहता है, या जो रातों-रात अमीर होने की कोशिश करता है, रातों-रात कोशिश करता है कि मैं पूरा सिलेबस तैयार कर लूँ, रातों-रात। पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ा, रातों-रात पेपर तैयार कर लूँ। उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होगा। वो बस शॉर्टकट के चक्करों में रह जाएगा कि मैं किसी तरीके से पास हो जाऊँ। अच्छा, हमारा टाइम एंड होने वाला है, तो फिर हम एज़ इट इज़ 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो है वापस रिकनेक्ट हो जाएँगे। तो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था। कॉन्फिडेंस किसी भी काम के अंदर आपका सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। आप कोई भी काम करें ना, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ है, तो उसको हाई करने की कोशिश करें, और हाई कैसे होगा? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट में इतना कुछ काम करना है कि आपका टीचर, आपका सुपरवाइज़र आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट कर ले। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी।